Hello students, I hope you all are fine beta. In our previous lecture we had discussed about economic expansion of Roman Empire, in which we had discussed about four economic activities, that is business, production, technology and banking system. I hope you all are understood about previous lecture. In our today's class we are going to discuss our next topic, that is controlling workers, and this topic is on page number 68 in your NCERT book. क्या था कि रोमन एम्पायर में स्लेवरी सिस्टम चल रहा था. स्लेवरी सिस्टम, स्लेव्स तो आप समझते हैं, आपने 10th में भी काफ़ी बार पढ़ा है स्लेव्स वर्ड. स्लेवरी सिस्टम क्या होता था, जिसमें एक नीडी पर्सन को फोर्सफुली वर्क करवाया जाता था. वहाँ पे ये जो स्लेवरी सिस्टम था ना, वो बहुत फेमस सिस्टम माना गया था. फेमस कहाँ पर था ये? नियर ईस्ट एंड मेडिटेरियन सी एरिया जो था रोमन है, वहाँ पर ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फेमस था. 4th सेंचुरी का जब टाइम आया, ड्यूरिंग 4th सेंचुरी, जब वहाँ पर क्या किया गया, क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो अप किया गया, यानी वहाँ पर क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को स्टेट रिलीजन बना दिया गया था. उसके बाद भी कोई चेंज नहीं आया था स्लेवरी सिस्टम में, यानी नो मोर प्रोटेस्टेशन, कोई भी ज़्यादा अगेंस्ट नहीं हुआ था, यानी इस सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं आया था स्लेवरी सिस्टम का. तो स्लेवरी सिस्टम वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस माना गया था. इटली में क्या था, ये बहुत ही लार्ज पार्ट में था. इटली में इटली एक ट्रू एग्जाम्पल है स्लेवरी सिस्टम का, ट्रू एग्जाम्पल है, और ये काफ़ी लार्ज पार्ट में इसका एक्सपेंड था. अब ये बात कैसे पता चली कि इटली के लार्ज पार्ट में ये सिस्टम फैला हुआ था? इसका जो प्रूफ मिला था वो ये था कि इटली की उस टाइम की जो टोटल पॉपुलेशन थी, दैट इज़ 75 lakhs, उसमें से जो 30 lakhs थे ना, वो स्लेव्स थे. 30 lakhs जो थे वो स्लेव्स थे. यानी इन बातों से हमें पता चलता है कि इटली में स्लेवरी सिस्टम काफ़ी बड़ी मात्रा में फैला हुआ था. और ये जो स्लेवरी सिस्टम चल रहा था ना, ये इन्वेस्टमेंट के रूप में चलाया जा रहा था, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए चलाया जा रहा था. अब बात करेंगे कि ये जो स्लेव थी वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट कैसे मानी जाती थी. एक स्लेव्स को रखने से पहले कुछ चीज़ों को एनालाइज किया जाता था. वो चीज़ें क्या होती थी कि इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, ठीक है, इस पे टोटल पर ईयर का एक्सपेंस क्या रहेगा, यानी इसको फूड के लिए, इसके सर्वाइवल के लिए जो भी एक्सपेंस लगेगा वो कितना लगेगा. ये सारी बातों को एनालाइज किया जाता था. और फिर ये देखा जाता था कि ये जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस के बराबर या इक्वल उन्हें बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा. तो इस तरह से हमारे पास दो कंडीशन आ जाती थी कि किस हालत में स्लेव्स को रखा जाता था और किस हालत में नहीं रखा जाता था. वो क्या था, अगर स्लेव्स पे होने वाला एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा है, क्या है, वो ज़्यादा है किससे, उससे मिलने वाले बेनिफिट्स से, यानी उससे जितना काम करवाया जाएगा. अगर वो एक्सपेंस यानी स्लेव्स की जो कॉस्ट थी वो एक ऑनर को ज़्यादा पड़ रही थी उसके बेनिफिट से, तो वहाँ पे जो सिस्टम हुआ करता था वो नो स्लेव्स, यानी वो पर्सन स्लेव नहीं रखेगा, क्योंकि उसका जो बेनिफिट था वो मिनिमम था और एक्सपेंस क्या था, यानी उस स्लेव पे होने वाला खर्चा, जैसे उसकी कॉस्ट, उसने कितने चार्जेस अपने ऑनर से लेने हैं, उसके खाने पीने का खर्चा, उसके कपड़े वगैरह का खर्चा, उसकी जितनी भी मेंटेनेंस होगी पर ईयर की, वो सारा एक्सपेंस में काउंट कर दिया जाएगा. और फिर उससे जितना काम करवाया जाएगा, तो क्या वो काम की कॉस्ट उसके एक्सपेंस के बराबर है या उससे कम है या ज़्यादा है. अगर तो वो बेनिफिट उससे कम है, एक्सपेंस से कम है, तो वो ओनर जो है वो वहाँ स्लेव नहीं रखेगा. अगर यही एक्सपेंस कम पड़ता है और उस स्लेव से बेनिफिट उस पर्सन को क्या मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं, तो वो वहाँ पर स्लेव्स रखेगा, वो वहाँ पर स्लेव्स रखेगा. तो इस कंडीशन पे एक इन्वेस्टमेंट के रूप में स्लेवरी सिस्टम चल रहा था. स्लेव्स को क्या माना जा रहा था, इन्वेस्टमेंट मानी जा रही थी.
ठीक है जी, आपको समझ आ गया होगा कि स्लेव्स को कैसे रखा जा रहा था, क्या चीज़ एनालाइज की जाती थी एक स्लेव को हायर करने से पहले। तो ये बात थी कि एक्सपेंस और बेनिफिट का कंपैरिजन किया जाता था, उस बेसिस पे स्लेव्स को रखा जाता था। अगर हम बात करें रोम की, किसकी? रोम की। वहाँ पे जो स्लेव्स थे ना, उनको क्रॉप कटिंग प्रोसेस में नहीं लगाया जाता था, क्रॉप कटिंग प्रोसेस में नहीं लगाया जाता था। यहाँ पे स्लेव्स को हायर नहीं किया जाता था खेतों में फसलों को काटने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता था अगर स्लेव्स क्या हैं क्रॉप कटिंग प्रोसेस में लग जाएंगे तो हो सकता है कि उनको मलेरिया हो जाए। क्या हो जाए? मलेरिया हो जाए, जिस वजह से एक तो एक्सपेंस उनका लग ही रहा था उनकी मेंटेनेंस पे, उनके सर्वाइवल पे, उनके क्लॉथिंग के लिए, उनके फूड के लिए, प्लस उनकी क्या लग जाएगी, तो एक तो एक्सपेंस उनका हो रहा था कि जो उनके सर्वाइवल के लिए या उनकी फूड पे जो खर्चा लग रहा था वो, प्लस में उनकी जो मेडिसिन के लिए एक्सपेंस हो रहा था वो भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी उनकी जो कॉस्ट थी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, जिस वजह से वहाँ रोम में क्या किया जा रहा था, स्लेव्स को क्रॉप कटिंग प्रोसेस में नहीं लगाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही देखा जा रहा था कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसमें एक्सपेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर बाय चांस स्लेव्स जो थे वो क्रॉप कटिंग में मलेरिया से बीमार हो जाते हैं। तो इस नज़रिए से स्लेव्स को वहाँ पर देखा जा रहा था, यानी एक तरह की क्या कहते हैं, मशीनरी की तरह ही स्लेव्स को यूज़ किया जा रहा था। सिर्फ उनकी कॉस्ट ही देखी जा रही थी कि वो उनकी कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे थे। वहाँ ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ नहीं थी फॉर स्लेव्स। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सारे की सारी अपर क्लास जो थी वो रूडली बिहेव किया करती थी। वहाँ पे जो अपर क्लास थी वो स्लेव्स के साथ रूडली बिहेव किया करती थी, लेकिन सम पीपल ऐसे भी थे जो उनके साथ पोलाइट रहा करते थे। क्या रहा करते थे? पोलाइट रहा करते थे, सिंपैथी दिखाया करते थे उनको। तो जब फर्स्ट सेंचुरी का टाइम आया, इन फर्स्ट सेंचुरी की बात करेंगे हम, तो जब फर्स्ट सेंचुरी का टाइम आया यानी ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी, वहाँ पे क्या हो गया था, एस्टेब्लिशमेंट हो गया था किसका, पीस का, यानी काफ़ी शांत वातावरण हो गया था। और इसी वजह से क्या हो गए थे, जो स्लेव्स थे ना वो डिक्लाइन होने लग गए थे, यानी नंबर ऑफ स्लेव्स वर डिक्लाइनिंग ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी। तो वहाँ पर एक प्रोसेस स्टार्ट की गई। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। दैट इज़ स्लेव्स ब्रीडिंग। वहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट की कर दी गई। वो प्रोसेस क्या थी, आपके जो बुक है उसके साइड में स्टार लगा के इस प्रोसेस को डिफाइन भी किया गया है। वहाँ पे जो फीमेल स्लेव्स थी ना, फीमेल प्लस मेल स्लेव्स जो थे, उनको एनकरेज किया जाता था कि वो अपनी फैमिली मेंबर्स यानी फैमिली इंक्रीज़ करें, फैमिली प्लानिंग करें, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इंक्रीज़ करें, ताकि जो इनके बच्चे हों, इनके जो चिल्ड्रन हों, वो भी क्या बन सके, स्लेव्स बन सके। और जो अपर क्लास के लोग थे उनकी जो स्लेवरीज की ज़रूरत थी वो फुलफ़िल हो सके। क्या हो सके? फुलफ़िल हो सके। तो इस तरह से वहाँ पे ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी जब स्लेव्स डिक्लाइनिंग पोजीशन में आ गया था, तो स्लेव्स ब्रीडिंग नाम की एक प्रोसेस वहाँ पर स्टार्ट की गई। यानी फीमेल और मेल स्लेव्स जो थे उनको एनकरेज किया गया कि वो अपनी फैमिली प्लानिंग को बढ़ाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को बढ़ाएं, अपने बच्चे और करें, जिससे उनके पास जो स्लेव्स की कमी हो रही थी वो पूरी हो सके। लेकिन ये जो स्लेव्स थी ना, ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते थे एज कंपेयर टू हायर्ड वर्कर्स। तो वहाँ पे हायर्ड वर्कर्स की क्या होने लग गई, प्रोसेस स्टार्ट होने लग गई। ऐसे लोगों को दिहाड़ी पे रखा जाता, दिहाड़ी आप समझती हैं, हायर्ड पर्सन डेली लेबर के बेस पे रखा जाता था। इनका क्या होता था, ये एज़ कम्पेयर टू स्लेव्स काफ़ी चीप पड़ते थे। क्यों? क्योंकि एक तो इनको ईयरली मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ती थी, इनका कोई खाने पीने का खर्चा नहीं लगता था, और ये हर तरीके से क्या पढ़ते थे,
चीप पड़ते थे, एक्सपेंसिव पड़ते थे, कभी भी लेफ्ट कर दिया जाता था और कभी भी हायर कर दिया जाता था। तो इस प्रोसेस से भी ये काफ़ी चीप सोर्स माना जाता था हायर्ड वर्कर्स का। तो एज़ कम्पेयर टू स्लेव्स, हायर्ड वर्कर्स जो थे वो काफ़ी सस्ते पड़ते थे। तो वहाँ पे जो एक प्रोसेस स्टार्ट हुई, दैट इज़ हायर्ड वर्कर्स की प्रोसेस स्टार्ट हुई। तो ये हायर्ड वर्कर्स की एग्जिस्टेंस के कारण ना वहाँ पे जो स्लेव्स थे ना, उनकी नंबर्स जो थे, यानी नंबर ऑफ स्लेव्स वहाँ पर रिड्यूस होने लग गए। क्या होने लग गए? रिड्यूस होने लग गए। अब स्लेव्स को इतनी कोई वैल्यू नहीं मिलती थी ड्यू टू हायर्ड वर्कर्स। हर कोई हायर्ड वर्कर्स रखने लग गया था क्योंकि ये स्लेव्स के कंपैरिजन काफ़ी चीप भी पड़ता था और इनका कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं होता था। इनको लेफ्ट एंड हायर कभी भी किसी टाइम पे किया जा सकता था ईजिली। तो वहाँ पे जो स्लेव्स थे वो इस वजह से रिड्यूस होने लग गए थे। फिर क्या, जो ऑनर्स थे ना वो इन स्लेव्स को क्या कर देते थे? छोड़ देते थे। अब ये जो स्लेव्स हो गए ये क्या बन गए? जब ये छोड़े जाते थे अपने ऑनर्स के द्वारा, तब ये बन जाते थे फ्रीडमैन, यानी खाली पर्सन, वेला बंदा। तो ये जो वेला बंदा था, इस वेले बंदे को अब जैसे स्लेव्स हैं, मैंने पहले भी बताया था, ये जो स्लेव्स हुआ करते थे काफ़ी ट्रस्टवर्दी माना जाते थे रोमन एम्पायर में। तो ये फ्रीडमैन जो है ना, इनको फिर से क्या कर लिया जाता था? किसी और पर्सन द्वारा रख लिया जाता था, अदर पर्सन के द्वारा फिर से रख लिया जाता था। लेकिन ये जो अदर पर्सन होता था ना, ये किसके बिहाफ पे होता था? ऑन बिहाफ ऑफ ओल्ड ओनर। मान लो मैं अभी आपको एग्जांपल से बताती हूँ, इसके बिहाफ पे ये क्या कर देते थे? अपने स्लेव्स को वापस रख देते थे। देखिए, सपोज करो कि ये एक स्लेव हो गया, स्लेव नंबर 1, ये एक पर्टिकुलर फैमिली को सर्विस दे रहा है। ये एक फैमिली हो गई, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न इस फैमिली ने इस स्लेव को क्या कर दिया? फ्री कर दिया। क्या कर दिया? फ्री कर दिया। अब ये जो स्लेव था वो क्या बन गया? फ्रीमैन बन गया, फ्रीडमैन बन गया। अब ये जो स्लेव था इस फैमिली के लिए ट्रस्टवर्दी हो गया क्योंकि ये काफ़ी टाइम यहाँ पर काम करके आया। तो इसी स्लेव को कोई और पर्सन क्या कर देता है? हायर कर लेता है, रख लेता है। लेकिन ये पर्सन किसके कहने पे इस स्लेव को हायर कर देता है? इसी फैमिली के कहने पे इस स्लेव को वो हायर कर लेता है और फिर वो इस स्लेव को क्या कर दिया जाता है? बिजनेस संभालने को, यानी जो वर्क वो संभाल रहा था वो वर्क उससे संभालने के लिए दे दिया जाता है, क्योंकि ये ट्रस्टवर्दी पर्सन है और इसको सारे काम का भी पता होता था कि कौन सा काम कैसे किया जाना है और बिजनेस के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, ये स्लेव को सब पता होता था। तो इसे हैंड ओवर कर दिया जाता था बिजनेस संभालने के लिए। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि फ्रीडमैन को कैसे फिर से यूटिलाइज किया जाता था ओल्ड फैमिली द्वारा। रोमन एम्पायर में 3 टर्म्स का यूज़ किया जा रहा था, एक स्लेव ब्रीडिंग का, एक हायर्ड वर्कर्स का एंड एक फ्रीडमैन का। आई होप आपको ये तीनों टर्म समझ आ गई होंगी। फिर एक क्या राइटर हुआ करते थे फर्स्ट सेंचुरी के एक राइटर हुआ करते थे जिनका नाम था कोलुमेला। इसे चाहे आप बॉक्स में बंद करके हाईलाइट कर ले अपनी नोटबुक में। ये जो कोलुमेला थे ना, ये साउथ ऑफ स्पेन से आए थे। कहाँ से आए थे? साउथ ऑफ स्पेन से आए थे। उन्होंने क्या कहा था? इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया अपनी बुक में। वो डिस्क्रिप्शन क्या दिया इन्होंने कहा कि जो लैंड ओनर होते हैं ना, लैंड ओनर जो होते हैं उनको अपनी फार्म के लिए जितने भी इक्विपमेंट चाहिए होते हैं उन्हें उसे क्या कर देना चाहिए? ट्वाइस कर देना चाहिए, यानी हर इक्विपमेंट को ट्वाइस कर देना चाहिए, ताकि ये जो लेबर की, स्लेव्स की कमी हो जाए। कभी कभार क्या होता था, जो लैंड ओनर होते थे वो स्लेव्स को निकाल देते थे, जिस वजह से इनका जो क्रॉप प्रोडक्शन एरिया था वो अफेक्ट ना हो, क्रॉप प्रोडक्शन एरिया अफेक्टेड ना हो। इसलिए इस कोलुमेला ने कहा कि हर लैंड ओनर को क्या कर लेना चाहिए, जितने इम्प्लीमेंट्स और टूल्स उसको चाहिए उसको वो अपने पास ट्वाइस रिक्वायरमेंट रखनी चाहिए, मतलब ट्वाइस अमाउंट उसको वहाँ रखनी चाहिए, ताकि जो उसकी प्रोडक्शन वर्क है, यानी जो उसकी क्रॉप प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली चलती रहे, वो बिना किसी हर्डल के रुके नहीं। तो ये कोलुमेला ने एक डिस्क्रिप्शन दी थी अपनी बुक के अंदर कि ऐसा वहाँ पर होना चाहिए, ये जनरल प्रिजम्पशन है।
और उन्होंने अपनी बुक में क्या डिस्क्रिप्शन किया, उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन किया कि उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, स्लेव्स गैंग्स बनाए जा रहे थे। क्या बनाए जा रहे थे? स्लेव्स गैंग्स बनाए जा रहे थे। पर्टिकुलर गैंग में कितने स्लेव्स हुआ करते थे? 10 स्लेव्स हुआ करते थे। और ये गैंग्स इसलिए बनाए जाते थे ताकि उन्हें ईजिली सुपरवाइज किया जा सके, ये पता चल सके कि किस गैंग में कौन सा स्लेव खाली बैठा है और किस गैंग में कौन सा स्लेव क्या काम कर रहा है। तो इस तरीके से वहाँ पे स्लेव गैंग्स बनाए जाते थे। तो एवरी ईच गैंग हैड 10 स्लेव्स, और इन 10 के 10 स्लेव्स को चेन इनके पाँव में, यानी चेन्ड बाय फीट, इनके पाँव में चेन वगैरह बांध दी जाती थी, जिससे ये पता चल जाता था कि एक पर्टिकुलर गैंग का ही मेंबर है, यानी स्लेव है। तो 10 लोगों को इकट्ठा ही करके क्या कर दिया जाता था, वहाँ पर एक चेन से बांध दिया जाता था और उसे एक अलग गैंग बना दिया जाता था। तो ये सिस्टम वहाँ पे फॉलो किया गया है। और ये डिस्क्रिप्शन हमें किसने दी? कोलुमेला ने दी, जो हमें उनकी बुक से, यानी वो एक क्या थे, राइटर थे, उनकी बुक से हमें ये सारी बातें पता चली कि रोम में जो था वो वर्कर्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में भी, यानी रोम में भी, रोमन एम्पायर में भी क्या चल रही थी? लेबर मैनेजमेंट चल रही थी। क्या चल रही थी? लेबर मैनेजमेंट प्रोसेस वहाँ पर चल रही थी। तो ये बात हमें किसी ने बताई, एक राइटर ने बताई जिनका नाम कोलुमेला था। अब एक और राइटर सामने आया हमारी बुक में, वो थे प्लिनी एल्डर। कौन थे? प्लिनी एल्डर। उन्होंने भी एक वर्कर्स की क्या बताई, कंडीशन बताई अपनी बुक के अकॉर्डिंग। वो जो राइटर थे ना, वो नेचुरल हिस्ट्री नाम की बुक के राइटर थे। क्या थे? नेचुरल हिस्ट्री नाम की बुक के राइटर हुआ करते थे। उन्होंने भी क्या बताया, वर्कर्स की कंडीशन बताई। उन्होंने एक फैक्ट्री का बताया, यानी फ्रैंकिनसेंस जो फैक्ट्रीज हुआ करती थी, फ्रैंकिनसेंस फैक्ट्रीज में क्या किया जाता था, जो वर्कर्स होते थे ना, उन्हें क्या करना पड़ता था? एप्रन वियर करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? एप्रन वियर करना पड़ता था। एक कॉटन कैप वियर करनी पड़ती थी, प्लस मास्क लगाना पड़ता था। मास्क तो अब आपको काफ़ी फैमिलियर होगा क्योंकि हमें भी लगाने पड़ रहे हैं। तो एप्रन, कॉटन कैप और मास्क वगैरह वो यूज़ किया जाते थे। और उन एप्रन पे क्या लगा दी जाती थी? उस फैक्ट्री की सील लगा दी जाती थी, स्टैंप लगा दी जाती थी, जिससे ये आइडेंटिफिकेशन हो जाता था कि पर्टिकुलर फैक्ट्री का क्या है, वर्कर है। तो फ्रैंकिनसेंस ने ये बताया। उसने साथ ये भी कहा कि जो रोम में हो रहा था ना, कि गैंग्स बनाए जा रहे थे और उनको चेन किया जा रहा था बाय देयर फीट, तो वो उसने ये कहा था कि दिस सिस्टम इज़ टोटली ड्रोकैनियन। दिस सिस्टम इज़ टोटली ड्रोकैनियन। तो ये भी टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू। ड्रोकैनियन का मतलब हार्श, बहुत ही घटिया और बहुत ही क्रूर सिस्टम ये कहा गया था प्लिनी एल्डर के द्वारा। जो सिस्टम कोलुमेला ने डिस्क्राइब किया था कि वहाँ के रोमन फैक्ट्रीज़ में वहाँ यूज़ किया जा रहा था, तो इस सिस्टम को उसने बहुत ही हार्ड सिस्टम बताया था। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर लेबर की। किसकी बात करेंगे? एग्रीकल्चर लेबर की। अब हम बात करेंगे खेतों में जो लेबर लगी हुई थी उसकी क्या मैनेजमेंट सिस्टम हुआ करता था। तो जो एग्रीकल्चर लेबर हुआ करती थी ना, वो काफ़ी फैटिक लेबर मानी जाती थी, क्योंकि एग्रीकल्चर वर्क से वो जो लेबर हुआ करती थी वो काफ़ी थक जाया करती थी। फैटिक मीन्स थकावट हो जाना, फैटिक लेबर मानी जाती थी, जिसकी वजह से वो क्या कर जाती थी, लेफ्ट देयर लैंड्स, वो अपने काम करने वाली ज़मीनें जो थी, ऑनर्स जो थे, वो उनको छोड़कर चले जाते थे। तो वहाँ की जो कंडीशन थी वो काफ़ी वर्ष हो गई थी। इसी के लिए क्या बनाया गया था, एक लॉ बनाया गया था, लॉ ऑफ 398, जिसमें ये कहा गया कि हर लेबर को उसका ऑनर जो है ना, वो क्या कर दे, ब्रांड दे दे। क्या दे दे? ब्रांड नेम दे दे, यानी उसके बॉडी के ऊपर कोई ना कोई मार्क दे दे। क्या दे दे? कोई ना कोई मार्क दे दे, जिससे ये पता चल सके कि ये जो वर्कर है, ये जो लेबर है, वो उसी के डिपार्टमेंट या उसी की वर्किंग एरिया का लेबर है, जिसकी वजह से वो अगर कहीं भाग भी जाता है तो वो जो ऑनर है वो
इस लेबर को रिकॉग्नाइज कर सके और ये क्लेम कर सके कि ये जो लेबर है ना वो इसकी क्या है, डेट पेइंग है। क्या है, डेट पेइंग है, यानी उसने इस ऑनर को क्या देना है, कर्जा देना है, जिस वजह से ये भाग गया और वो उस वर्कर को वापस लाकर अपने पूरे कर्जे को वसूल कर सके। तो वहाँ पर ये कानून बना दिया गया था, लॉ ऑफ 398, जिसमें ये कह दिया गया था कि लेबर को आप ब्रांड नेम दे सकते हैं और ये भी कह सकते और उससे अपना टोटली डेट रिकवर भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये जो लेबर मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा था कुछ इस तरह से चल रहा था। इस तरह से जो फार्मर्स थे या लैंड ओनर्स थे वो टोटली क्या कर रहे थे, अपने लेबर के ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर रहे थे। और अगस्ताइन ने कुछ बातें कही, अगस्ताइन ने भी एक किस्सा बताया। वो किस्सा क्या था अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगस्ताइन ने अपने एक फ्रेंड लॉयर को कहा, वहाँ पे एक सिस्टम चल रहा था कि जो पेरेंट्स हुआ करते थे ना, जो अगस्ताइन ने अपने शब्दों में डिस्क्राइब की, ये डिस्क्रिप्शन किसने दी है, अगस्ताइन ने दी है। उसने ये बताया कि जो पेरेंट्स थे ना वो भी अपने चिल्ड्रन को 25 सालों के लिए क्या बना देते थे, सर्विट्यूड बना दिया करते थे। क्या बना दिया करते थे, सर्विट्यूड, यानी उन्हें स्लेव्स बना दिया जाते थे, किसी की सर्विस के लिए भेज दिया जाता था और वो 25 सालों के लिए भेज दिया जाता था। तो अगस्ताइन ने अपने फ्रेंड लॉयर से पूछा कि अगर बाय चांस किसी चाइल्ड का जो फादर है अगर उसकी डेथ हो जाती है इन 25 सालों से पहले, तो क्या उस चाइल्ड का जो स्लेवरी टाइम था वो वहाँ पे फिनिश हो जाएगा या फिर ये होल इज लाइफ क्या रहेगा, उस पर्टिकुलर पर्सन का स्लेव बन के रहेगा। तो ये बात किसने कही, अगस्ताइन ने कही अपनी डिस्क्रिप्शन में कि उसने एक बार अपने वकील दोस्त से ये बात की थी, लेकिन इसका कोई आंसर नहीं आया कि उस क्या होगा कि वो बच्चा जो है वो स्लेवरी से बच सकता था या सारी उम्र के लिए वो स्लेव ही बना रहेगा। तो जो 5th सेंचुरी का लास्ट टाइम था, लेट 5th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में लेट 5th सेंचुरी में का टाइम पीरियड था। उस टाइम पीरियड में आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला एक एम्परर हुआ करते थे, उन एम्परर का नाम था एनेस्टेसियस। ये जो एम्परर हुआ करते थे ना ये बहुत ही पोलाइट नेचर के एम्परर हुआ करते थे। ये भी क्या करते थे, स्लेव्स को रखते थे, लेकिन ये स्लेव्स को बहुत ही पॉजिटिव वे में रखते थे। उन्हें हाई वेजेस पे किया करते थे, उनकी टोटली टेक केयर किया करते थे। तो उस वजह से वहाँ पर ये पता चला कि जो स्लेव्स थे ना, ये कौन से एरिया के जो एम्परर थे वो कौन थे, वो ईस्टर्न फ्रंटियर सिटी ऑफ दारा के ये क्या थे, एम्परर थे। वहाँ पे ये पाया गया कि जो स्लेव्स थे ना वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में थे, नंबर्स इन हाई, यानी बहुत ज़्यादा स्लेव्स वहाँ पर पाए गए। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो एम्परर थे वो काफ़ी पोलाइट थे, वो अपने स्लेव्स को हाई वेजेस दिया करते थे, पॉजिटिव वे में अपने स्लेव्स को रखा करते थे। ये जो हमें बात पता चली, ये हमें किससे पता चली, वहाँ के पेपिरस से पता चली, यानी एक वो जो मैसेज आता था, मैंने आपको रोलिंग वाला बताया था, उससे हमें, इस सोर्स से हमें ये बात पता चली। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो रोम था ना वहाँ पर वर्कर्स को कंट्रोल किया जा रहा था, यानी लेबर मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा था। कहीं पे जो लेबर को था काफ़ी रूडली रखा जा रहा था, बहुत ही गलत तरीके से रखा जा रहा था, उन्हें एक बॉडी पे मार्क दिया जाता था रिकॉग्नाइज करने के लिए। और कहीं पे जैसे एनेस्टेसियस नाम के एम्परर थे, वहाँ पे स्लेव्स को काफ़ी रिस्पेक्टफुली रखा जाता था, हाई वेजेस दी जाती थी अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। ऐसा सब सिस्टम चल रहा था। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि रोम में, यानी रोमन एम्पायर में वर्कर्स को काफ़ी कंट्रोल किया जा रहा था, लेबर मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ तब भी एग्जिस्ट कर रहा था। यही आज का आपका टॉपिक है, इसे बड़े ध्यान से पढ़ना
अपनी बुक रीडिंग भी करना, नोट्स भी बनाना, ये लेक्चर अच्छे से देखना और अपने नोट्स बनाना, फिर बुक रीडिंग करना, फिर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड आई होप आपको इतना क्लियर हो भी गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। एंड if you understood your topic, don't forget to pray. See you in next video. Thank you.